हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो हम लोगों की 2 प्रैक्टिस हो चुकी है। आज हम लोगों की तीसरी प्रैक्टिस है। जो लोग 2 प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, कहने का मतलब पहला और दूसरा, जो लोग नहीं देखे हैं वो जो है चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें। उसके बाद आज हम लोग जो है तीसरी प्रैक्टिस को करेंगे। और प्रश्न में यदि आपको कहीं कोई डाउट दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए आज का जो है प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विकास के मुख्य आयामों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 6। तो विकास के मुख्य आयामों की संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन है? पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। दूसरा है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। तीसरा सामाजिक विकास। और चौथा है संवेगात्मक या भावनात्मक विकास। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 4, यानी सी ऑप्शन। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य आनुवंशिक कारक है? संस्कृति, शिक्षा, आंखों का रंग, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, संस्कृति। संस्कृति क्या है? तो संस्कृति यह एक सामाजिक और पर्यावरणीय कारक है। सामाजिक और पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक है। ठीक ना। बच्चा जिस समाज या संस्कृति में पलता बढ़ता है वह उसके बात करने के तरीके रीति रिवाज और सोचने के ढंग को तय करती है। यह जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज से सीखा जाता है। किससे सीखा जाता है? समाज से सीखा जाता है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा भी क्या है? पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक है। यह पूरी तरह से बाहरी और अर्जित कारक है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और स्कूल का माहौल बच्चे के मानसिक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को दिशा देता है। यह शिक्षा का कार्य है, मतलब शिक्षा जो है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि आंखों का रंग। तो यह जो है पूरी तरह से जैविक और आनुवंशिक है। कैसा है? जैविक और आनुवंशिक है। बच्चे की आंखों का रंग मतलब जैसे काला, भूरा, नीला, किसी किसी का होता है ना, किसी का आंख काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। तो आंखों का रंग जो है उसके माता पिता या पूर्वजों के जीन द्वारा तय होता है। ठीक ना। बाहरी वातावरण या माहौल को बदलकर इसे बदला नहीं जा सकता। यानी आंखों का रंग जो है, जो आनुवंशिकता से है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यह भी जो है पर्यावरणीय कारक है। कैसा कारक है? पर्यावरणीय कारक है। तब तो आपको समझ में आई होगा कि संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक ये तीनों पर्यावरणीय कारक हैं और आंखों का रंग जो है ये आनुवंशिक कारक है। ठीक ना। तो हम लोगों का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पालन पोषण का विकास में क्या अर्थ है? आनुवंशिक बनावट, वातावरण और अनुभव, शारीरिक विकास, केवल विद्यालय की शिक्षा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आनुवंशिक बनावट। आनुवंशिक बनावट क्या है? तो यह बच्चे को माता पिता से जन्मजात मिलने वाले जीन को दर्शाता है। बाल विकास की भूमिका में प्रकृति कहा जाता है। आनुवंशिक बनावट को क्या कहा जाता है? प्रकृति कहा जाता है, जो आनुवंशिक होता है। ठीक ना। जैसे आंखों का रंग हुआ, बालों का प्रकार हुआ, शारीरिक ऊंचाई और कुछ हद तक बुद्धि या स्वभाव। जैसे देखते हैं ना, जो माता पिता थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं उनके बच्चे भी थोड़ा तेज होते हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब कुछ हद तक बुद्धि का स्वभाव भी जो उनसे मिलता जुलता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वातावरण और अनुभव। तो यह बच्चे के आसपास
का माहौल और उसके जीवन के अनुभवों को दर्शाता है। वातावरण और अनुभव, इसे बाल विकास में पालन पोषण, बाल विकास में क्या कहा जाता है? पालन पोषण कहा जाता है, ठीक ना। ये यानी नर्चर, पालन पोषण यानी नर्चर कहा जाता है। जैसे परिवार का व्यवहार हुआ, समाज हुआ, खान पान हुआ, दोस्तों का साथ हुआ और मिलने वाले अच्छे बुरे अनुभव हुए, ये वातावरण से हमें मिलते हैं। इसका अनुभव हमें वातावरण से मिलता है, यानी समाज से मिलता है। अगला क्या कह रहा है कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? तो इसका संबंध शरीर के अंगों, आकार, वजन और मांसपेशियों में होने वाले बदलावों से है। किससे किससे है? शरीर के अंग, आकार, वजन और मांसपेशियां, ठीक ना। यह विकास का केवल एक क्षेत्र है जो आनुवंशिकी और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। किससे? आनुवंशिकी और पोषण से प्रभावित होता है। जैसे बच्चे का रेंगना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना हुआ और उम्र के साथ शरीर का बढ़ना हुआ, ये शारीरिक विकास का हिस्सा है, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या है कि केवल विद्यालय की शिक्षा। तो यह केवल औपचारिक शिक्षा को दर्शाता है। विद्यालय की शिक्षा क्या होती है? ये औपचारिक होती है, औपचारिक होती है, ठीक ना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि वातावरण और अनुभव। पालन पोषण का विकास में क्या अर्थ है? तो वातावरण और अनुभव। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक मुख्य आयाम नहीं है? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, आर्थिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें से जो है शारीरिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ और ये संज्ञानात्मक विकास हुआ, ये सामाजिक विकास का हिस्सा है, ठीक ना। शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये तीनों क्या हैं? विकास के हिस्सा हैं, लेकिन आर्थिक विकास इसका हिस्सा नहीं है। इसमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास सभी विकासों की पहली शर्त है। इस कथन का क्या अर्थ है? बच्चा जब तक लंबा नहीं होगा वह सीख नहीं पाएगा। मानसिक और सामाजिक विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना आधारभूत आवश्यकता है। केवल शारीरिक रूप से मजबूत बच्चे ही बुद्धिमान होते हैं। शारीरिक विकास के बाद ही अन्य विकास रुक जाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि बच्चा जब तक लंबा नहीं होगा वह सीख नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं है। सीखने का संबंध बच्चे की मानसिक क्षमता, जिज्ञासा और वातावरण से होता है, न कि उसकी लंबाई या ऊंचाई से होता है। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मानसिक और सामाजिक विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना आधारभूत आवश्यकता है। यह जैसे एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, यह कथन कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह ऊर्जावान रहेगा, ठीक ना, जिससे उसका मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करना और समाज में लोगों से मिलना जुलना बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसलिए शारीरिक विकास को अन्य सभी विकासों की पहली शर्त या आधार माना जाता है, ठीक ना, मानसिक विकास और सामाजिक विकास के लिए। अगला क्या कह रहा है? ऑप्शन सी, केवल शारीरिक रूप से मजबूत बच्चे ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि बुद्धिमत्ता का सीधा संबंध शारीरिक मजबूती या मांसपेशियों की ताकत से नहीं होता। कई बच्चे शारीरिक रूप से सामान्य या कमजोर होने के बावजूद भी असाधारण रूप से क्या होते हैं? बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं। तो यह भी बात गलत है। पहली बात तो ये केवल शब्द लगा दिया है, वैसे भी ये गलत हो जाएगा। आप लोग पेपर में ये देखना कि जहाँ केवल शब्द लगा होगा वो ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेना उसको, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि शारीरिक विकास के बाद ही अन्य विकास रुक जाते हैं। ऐसी भी बात नहीं है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास एक उम्र के बाद धीमा या स्थिर हो सकता है, लेकिन मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वह जीवन भर चलता रहता है, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें से आपका ऑप्शन सही कौन सा है? तो ऑप्शन बी, यानी मानसिक और सामाजिक विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना आधारभूत आवश्यकता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? पालन पोषण, संस्कृति, आनुवंशिकता, समुदाय। तो पालन पोषण हुआ, संस्कृति हुआ और समुदाय हुआ, ये तीनों आपका जो है बाह्य कारक हैं।
कौन सा कारक है? बाह्य कारक है। ठीक ना। बाह्य कारक में जैसे ये बच्चे के बाहर से उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक ना। और ये आनुवंशिकता जो है ये आपका आंतरिक कारक है। ये वे कारक होते हैं जो बच्चे के भीतर मौजूद होते हैं और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता जैविक रूप से माता पिता से या बच्चे में स्थानांतरित होते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से एक आंतरिक कारक होता है। कौन सा? आनुवंशिकता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे की आनुवंशिकता। बाकी ये तीनों जो है ये बाह्य कारक हैं। ठीक ना। पालन पोषण हुआ, संस्कृति हुआ, समुदाय हुआ, ये बाह्य कारक हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास का सीधा संबंध किससे होता है? बच्चे की लंबाई से, बच्चे की भावनाओं और मानसिक स्थिति से, बच्चे के वजन से, केवल समाज के नियमों से। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि बच्चे की लंबाई से। तो बच्चे की लंबाई से यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? मात्रात्मक। यह वृद्धि से है। मात्रात्मक परिवर्तन जो है किसका हिस्सा है? वृद्धि का हिस्सा है। बच्चे की भावनाओं और मानसिक स्थिति से, तो इसका संबंध जो है बच्चे के भीतर उठने वाले भाव जैसे खुशी हुआ, गुस्सा हुआ, डर हुआ, दुख हुआ और उसकी मानसिक स्थितियों से होता है। ठीक ना। इसके तहत बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना और दूसरी की भावनाओं को समझना जो है सीखता है मानसिक स्थिति से। अगला क्या कह रहा है कि बच्चे के वजन से। तो वजन भी आपका क्या है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो कि वृद्धि का हिस्सा है। केवल समाज के नियमों से, तो यह एक सामाजिक मतलब यह सामाजिक विकास से है। ठीक ना। इसका आंसर है मेरे बच्चे की बच्चे की भावनाओं और मानसिक स्थिति से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में पोषण से क्या तात्पर्य है? आनुवंशिक प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव, शारीरिक वृद्धि, जैविक परिपक्वता। तो सबसे पहले आनुवंशिक प्रभाव को देखेंगे। यह प्रकृति को दर्शाती है। आनुवंशिक जो है किसको दर्शाती है? प्रकृति को दर्शाती है। ठीक ना। इसमें वे गुण आते हैं जो हमें माता पिता से जन्मजात मिलते हैं, जैसे आँखों का रंग। आँखों का रंग अभी मैंने आपको बताया कि किसी किसी का आँख जो है काला, जो उसकी पुतली होती है काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। तो वो आनुवंशिक कारण है, मतलब एक दूसरे के माध्यम से, मतलब माता पिता के जरिए मिलता है वो चीज़। जैसे बालों का रंग हुआ, किसी का बाल काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का घुघराला होता है। ठीक ना। और शरीर की लंबाई, जैसे जो माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे अक्सर लंबे होते हैं। ठीक ना। और कुछ हद तक बुद्धि भी मैंने बताया कि जो माता पिता थोड़ा तेज होते हैं उनके बच्चे भी थोड़ा तेज होते हैं। ठीक ना। तो ये क्या हुआ? आपका आनुवंशिक प्रभाव हुआ इसका। अगला क्या कह रहा है कि वातावरणीय प्रभाव। यह पोषण को पूरी तरह परिभाषित करता है। वातावरणीय प्रभाव क्या होता है? ये पोषण को दिखाता है, पोषण को। इसमें क्या होता है कि इसमें जन्म के बाद मिलने वाले सभी बाहरी प्रभाव जो है शामिल होते हैं, जैसे माता पिता का व्यवहार हुआ, सामाजिक परिवेश हुआ, स्कूल और संस्कृति हुई। यह वातावरणीय प्रभाव है। अगला क्या कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि। यह शरीर के आकार, वजन और लंबाई में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। शारीरिक वृद्धि जो होता है, शारीरिक वृद्धि पर प्रकृति यानी जीन और पोषण यानी अच्छा भोजन दोनों का असर होता है। समझ में आया? शारीरिक वृद्धि पर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव होता है। जैविक परिपक्वता क्या है? तो यह शरीर और मस्तिष्क के अंगों का समय के साथ प्राकृतिक रूप से विकसित होना है। जैविक परिपक्वता यह पूरी तरह से एक जैविक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? जैविक प्रक्रिया होती है। जैसे क्या हुआ? बच्चे का समय आने पर खुद ही उठना या चलना। जैसे जब बच्चे का समय हो जाएगा, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा तो वह खुद से उठना और चलना सीखेगा, उसमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि वातावरणीय प्रभाव। पूछा क्या है कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में पोषण से क्या तात्पर्य है? तो पोषण आपका क्या है? वातावरणीय प्रभाव है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं, यानी किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि विकास की दर। तो विकास की दर में जो है प्रत्येक बच्चे के बढ़ने और सीखने की गति क्या होती है? अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं और कुछ जो है थोड़ा देर में सीखते हैं, यानी कुछ जो है जल्दी बोलना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, और जबकि कुछ थोड़ा जो है समय लेते हैं। यह विकास की दर है। ठीक ना। विकास का क्रम क्या कहता है? तो विकास का क्रम जो है सभी बच्चों में एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है।
जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और फिर चलना, तो ये हर बच्चे में होता है। मतलब चाहे जितने बच्चे होंगे, सबसे पहले वे बैठना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे और फिर चलना सीखेंगे। तो ये विकास का क्रम हुआ, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास की सामान्य क्षमता। अब ये विकास की सामान्य क्षमता क्या है, तो बुनियादी तौर पर सामान्य विकास की क्षमता जो है सभी इंसानों में लगभग एक जैसी होती है, ठीक ना। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में इसका क्या मतलब है, तो विकास के नियम या सिद्धांत सभी शिक्षार्थियों में समान रूप से लागू होते हैं। इसे क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है मेरे बच्चे कि विकास की दर, यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास बहुआयामी होता है। इस कथन का क्या अर्थ है। विकास केवल एक ही दिशा में होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक आपस में जुड़े हैं। विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि विकास केवल एक ही दिशा में होता है। नहीं, विकास एक दिशी नहीं बल्कि बहुदिशी होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक आपस में जुड़े हैं। तो विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है, बहुआयामी होता है, ठीक ना, क्योंकि यह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जैसे शारीरिक बदलाव जैसे शरीर का बढ़ना हुआ, संज्ञानात्मक बदलाव जैसे सोचने समझने की क्षमता हुई, और संवेगात्मक या सामाजिक बदलाव जैसे भावनाएं और रिश्ते, सब एक साथ चलते हैं, ठीक ना। ये सभी आयाम आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। तो नहीं, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं है, बल्कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या है कि विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। हर बच्चे में विकास का क्रम तो समान हो सकता है। कैसा हो सकता है, समान तो हो सकता है, लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है। कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन है मेरे बच्चे कि विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, यानी बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास क्या होता है कि इसका संबंध सोचने, समझने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता से है। अवधारणाओं का विकास, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज की पहचान करना। क्या करना, पहचान करना या उसके बारे में विचार करना, ठीक ना। ये अवधारणाओं का विकास है। जैसे यह समझना कि कुत्ता एक जानवर है। जैसे कुत्ता का नाम लेने से आपको ये पता चलता है ना, कुत्ता क्या है, एक जानवर है। ये बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास आपका क्या है, तो इसका संबंध शरीर के अंगों की वृद्धि और उनकी बनावट से है। अंगों की वृद्धि और उनकी बनावट से है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे लंबाई, वजन और ये हड्डियों और मांसपेशियों का मजबूत होना शामिल होता है शारीरिक विकास में। जैसे बच्चे का बैठना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना हुआ या किसी चीज को पकड़ना हुआ, ये किसका है, तो ये शारीरिक विकास से है, ठीक ना। सामाजिक विकास आपका क्या कहता है, तो इसका संबंध जो है समाज के नियमों को सीखने और दूसरों के साथ संबंध बनाने से है। सामाजिक विकास, इसमें क्या होता है कि इसमें दूसरों की मदद करना, मिलकर काम करना और सामाजिक व्यवहार सीखना। क्या करना, सामाजिक व्यवहार सीखना, ठीक ना, शामिल होता है सामाजिक विकास में। संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो इसका संबंध अपनी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण रखने से है। इसमें जैसे डर हुआ, डर, गुस्सा, खुशी और दुख जैसी भावनाओं को व्यक्त करना शामिल होता है। ये संवेगात्मक विकास होता है आपका। पूछा क्या है कि अवधारणाओं का विकास
मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ठीक ना। इसका आंसर क्या है कि बौद्धिक विकास। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। ऑप्शन ए को देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो यह खेल मतलब खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है, ठीक ना। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो यह केवल पढ़ाने के तरीकों तक सीमित नहीं है बल्कि बच्चे के समग्र विकास से है शिक्षण पद्धति। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो इसमें जो है खेल पद्धति का उद्देश्य निचली कक्षाओं में, खेल पद्धति का उद्देश्य निचली कक्षाओं में बच्चों का स्वाभाविक रूप से विकास करना होता है। निचली कक्षा यानी इसे प्राइमरी स्तर तक, ठीक ना। बच्चे खेल खेल में सबसे बेहतर सीखते हैं। खेल पद्धति का मूल रूप से क्या होता है कि बच्चे जो है खेल खेल में सबसे बेहतर सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आधार यह मानती है कि हर बच्चे की वृद्धि और विकास की गति, वृद्धि और विकास की गति, विकास की गति जो है क्या होती है? अलग होती है। खेल के माध्यम से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक क्षमताओं का सही विकास होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो सामाजिक हिस्सा जो है इसका एक हिस्सा जरूर है लेकिन मूल आधार से मनोवैज्ञानिक है यानी वृद्धि और विकास का। तो इसका ऑप्शन है मेरे बच्चे कि विकास एवं वृद्धि, हाँ, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो सबसे पहले कॉलसैनिक के विषय में जानेंगे कि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान और मानव विकास के चरणों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या क्या? शिक्षा मनोविज्ञान और मानव विकास की, दोनों चीज पे, यानी शिक्षा मनोविज्ञान और मानव विकास के चरणों के वर्गीकरण में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉलसैनिक ने मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को आयु के आधार पर वर्गीकृत किया है, कॉलसैनिक। पियाजे क्या हैं? तो पियाजे को जो है ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक ना, पियाजे। इनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्हें इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत भी दिया है पियाजे ने। और उसके कितने चरण बताए हैं? तो उसके 4 चरण बताए हैं पियाजे। और स्किनर के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। तो स्किनर को जो है किसके लिए जानते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जानते हैं। यानी विकास के संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है स्किनर साहब का कि विकास एक सतत यानी निरंतर और धीमी प्रक्रिया है। इसके अलावा इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण, यानी पुनर्बलन को ही क्या कहते हैं? सुदृढ़ीकरण, और पुरस्कार को जो है अत्यधिक महत्व दिया है स्किनर साहब ने। हरलॉक के विषय में थोड़ा जानिए। तो एलिजाबेथ हरलॉक ने जो है बाल विकास के क्षेत्र में व्यापक काम किया है, ठीक ना, और विकास के सिद्धांतों को परिभाषित किया है। हरलॉक के अनुसार क्या होता है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है हरलॉक के अनुसार। लेकिन प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये स्किनर का कथन है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं,
सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा करके पूछा गया और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 4 ऑप्शन आपको दिए, यानी विकास का सिद्धांत है या नहीं है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को जो है ध्यान में रखना आप लोग। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, यह गलत है। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आपस में क्या होते हैं, गहरे जुड़े होते हैं। यदि एक क्षेत्र प्रभावित होता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि सभी का विकास दर समान नहीं होता है। हाँ, यह बात सही है। इसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। हर बच्चे के बढ़ने और सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखना बोलता है, जैसे कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, तो कोई जो है थोड़ा समय लेता है, ठीक ना। ये विकास का दर जो है समान नहीं होता है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। हाँ, विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ठीक ना। विकास हमेशा वर्तुलाकार या सर्पिलाकार होता है। बच्चा किसी एक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता है, फिर अपनी प्रगति को मजबूत करने के लिए कुछ समय के लिए रुकता या धीमा होता है। विकास जैसे एक बार तो बढ़ेगा मतलब चलेगा, फिर वो रुकेगा मतलब मजबूती लाने के लिए। कभी कभी देखते हैं ना कि बच्चा पहले बड़ा होता है, फिर रुकता है, रुकने के बाद जो है अपने शरीर को मतलब पोषण देता है, फिर वो विकास करता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ है, विकास हमेशा रेखीय होता है। अगला क्या कह रहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो नहीं, विकास का मुख्य सिद्धांत है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर जीवन के अंत तक लगातार चलता रहता है, यानी विकास कभी रुकता नहीं है, ठीक ना। यह धीमी या तेज हो सकती है लेकिन रुकेगी नहीं। तो इसका ऑप्शन है मेरे बच्चे कि सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो गामक विकास क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। गामक विकास, इसका संबंध शरीर की मांसपेशियों के नियंत्रण, गति और शारीरिक समन्वय से है, ठीक ना। ये शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है, तो यह सिद्धांत बताता है कि विकास जो है वह सिर से पैर की तरफ चलता है, सिर से पैर की ओर होता है। इसको ध्यान देना, अक्सर ये प्रश्न पूछता है आपसे। जैसे नवजात शिशु सबसे पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण करना सीखता है, और फिर धड़ पर, धड़ मतलब शरीर पर, ठीक ना, और अंत में अपने पैरों पर जो है नियंत्रण पाता है, जिससे वह चलना शुरू करता है। बच्चे का विकास जो होता है। भाषा विकास क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है बच्चा बोलना, शब्दों को समझना, व्याकरण का उपयोग करना और संवाद करना सीखता है भाषा विकास से। भाषा विकास मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्षमताओं, सामाजिक अंतःक्रिया और अनुकरण पर निर्भर करता है। भाषा देखते हैं ना कि जैसे घर के सदस्य जिस प्रकार से बोलते हैं, बच्चा उसी तरीके से बोलना शुरू करता है, उसी टाइप में जैसे जो भाषा घर वाले बोलते हैं। और भाषा विकास के लिए किसको जाना जाता है, तो नोम चॉम्स्की महोदय को जाना जाता है, चॉम्स्की महोदय को भाषा विकास के लिए। बाकी संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो इसका संबंध जो है मानसिक क्षमताओं जैसे सोचना, समझना, याद रखना, समस्या समाधान और तर्क करने की क्षमता से होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के लिए किसको जाना जाता है, तो पियाजे साहब को जाना जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए हैं, ठीक ना। और यह जो है मानसिक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ता है। संज्ञानात्मक विकास जैसे सरल विचारों से जटिल विचारों की तरफ बढ़ता है, ठीक ना। नैतिक विकास क्या होता है, तो इसके अंतर्गत बच्चा सही और गलत के बीच अंतर करना सीखता है, यानी समाज के नियमों को समझना और नैतिक निर्णय लेना सीखता है नैतिक विकास के अंदर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलबर्ग साहब ने दिया है, कोहलबर्ग साहब ने दिया है, ठीक ना। यह बच्चे की उम्र, सामाजिक अनुभव और तार्किक क्षमता के बढ़ने के साथ चरणों में विकसित होता है। कोहलबर्ग ने क्या बताए थे, 3
चरण और 6 स्तर बताए थे ना, नहीं 3 स्तर और 6 चरण, 3 स्तर और 6 चरण बताए थे। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि गामक विकास, ठीक ना। तो चलिए हम लोगों का जो है प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक ना। और वीडियो में यदि आपको कोई कमी हो या जैसे आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर किया करिए, जैसे कमी भी आप बताया करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छाई ही बताइए, कमी भी बताएंगे तो हम लोग उसी के अनुसार जो है, आप ये जो वीडियो बनाते हैं उसी के अनुसार बनाएंगे ना। हम लोगों की थोड़ी जानकारी होगी कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय।